तो अंकिता हत्याकांड में इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अंकिता भंडारी का शव चिल्ला नहर से बरामद कर लिया गया है। यह बड़ी खबर 18 सितंबर की एक घटना और अब शव बरामद कर लिया गया है। शव की शिनाख्त के लिए परिवार वालों को बुलाया गया है। एसडीआरएफ ने इस बात की पुष्टि कर दी है। ऋषिकेश के चिल्ला नहर में शव बरामद कर लिया गया है और परिवार को अब बुलाया गया है ताकि पहचान की जा सके। आपने देखा भी एक बॉडी रिकवर हुई। हमने उनके फादर और पिताजी को दिखाया तो उनका कहना है कि उसी की बॉडी है। अच्छा, मतलब ये जो डेड बॉडी है अंकिता की ही डेड बॉडी है? हाँ, अभी तक उन्होंने बताया, जो उनके परिजन है उन्होंने ये बताया कि अंकिता की बॉडी है। कितने घंटे लगे सर? कहाँ से डेड बॉडी रिकवर हुई सर? बैराज से। आप देख पा रहे हैं ये बड़ी खबर जो एक्सक्लूसिव बताया अधिकारी ने कि जो अंकिता है उसकी डेड बॉडी रिकवर हो गई है। पुलिस प्रशासन से भी बात करने की कोशिश करेंगे। पुलिस अधिकारी है उन्होंने बताया। तस्वीरें आपके सामने हैं। एसडीआरएफ पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। की टीम अंकिता भंडारी के शव को ले जाती हुई एम्बुलेंस से इसे ले जाया जा रहा है। पुलिस ने यहां पर स्वीकार किया कि परिवार वाले यहां पर आए और परिवार वालों ने इस बात को कबूल किया कि यह शव अंकिता का ही है। अंकिता भंडारी का शव बरामद कर लिया गया है। ऋषिकेश के चिल्ला नहर में यह शव बरामद किया गया है। चिल्ला नहर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर शव बरामद करने के बाद एम्बुलेंस में से ले जाया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम ने यहां पर काफी मशक्कत की और यह शव बरामद कर लिया गया। इससे पहले जो 3 आरोपी हैं इन्हें 14 दिन की कस्टडी में भेजा जा चुका है। तीनों आरोपियों ने इस बात को कबूल किया था कि अंकिता के साथ हाथापाई हुई और उसके बाद उन्होंने नहर में फेंक दिया। एएमसी में करेंगे और अभी फिलहाल बॉडी अंकिता की है। थैंक यू। तो आप देख पा रहे हैं और उत्तराखंड के जो पुलिस अधिकारी ने कहा है कि जो अंकिता के तो बड़ी खबर यह है कि अंकिता भंडारी का शव बरामद कर लिया गया है। 18 सितंबर की घटना है। तीनों आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। तीनों को 14 दिन की कस्टडी में भेजा जा चुका है। पुलिस के मुताबिक इन आरोपियों ने कबूल भी किया है कि इनकी अंकिता के साथ हाथापाई हुई थी और 18 सितंबर की रात इन्होंने अंकिता को बैराज में फेंक दिया था, नहर में फेंक दिया था। और इसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने इस नहर में, इस बैराज में अंकिता के शव की तलाश शुरू की और आखिरकार आज, अब से थोड़ी देर पहले, अंकिता भंडारी के शव को बरामद कर लिया गया है। एसडीआरएफ की टीम ने यहां पर मशक्कत की और शव को बरामद किया। पुलिस टीम यहां पर मौके पर मौजूद है। एसडीआरएफ की टीम भी है। जब पुलिस से पूछा गया तो पुलिस ने कहा कि अंकिता भंडारी के जो परिजन हैं, जो रिश्तेदार हैं, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि यह शव अंकिता भंडारी का ही है। यानी कि पहचान हो गई है, पुष्टि हो गई है। अंकिता भंडारी का शव ऋषिकेश के चिल्ला नहर से बरामद कर लिया गया है। बैराज से बरामद हुआ यह शव, पुलिस ने इस बात को स्वीकार किया। राजू रात मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ। राजू, 18 सितंबर की घटना और आज, अब से थोड़ी देर पहले, अंकिता भंडारी का शव बरामद कर लिया गया, पहचान भी हो गई। बिल्कुल विशाल, बता दूं कि अंकिता भंडारी का शव अब से कुछ देर पहले बरामद किया गया। एनडीआरएफ की टीम कल से ही अंकिता भंडारी का शव तलाशने में जुटी हुई थी और आज अब से कुछ देर पहले ही अंकिता का शव बरामद किया गया। उनके माता पिता वहां मौजूद हैं और शिनाख्त कर ली गई है। लेकिन तस्वीरें एक दिखाना चाहूंगा। जो बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर रिजॉर्ट पर ही है, वनंतरा रिजॉर्ट पर कल देर रात बुलडोजर की कार्रवाई हुई है और पूरे रिजॉर्ट को यहाँ पर तोड़ दिया गया है। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक मैसेज देने की कोशिश जरूर की गई है कि किस तरीके से अगर आप इस तरह के अपराध करते हैं तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो आसपास के लोग हैं, इलाके के लोगों का कहना है कि जो आरोपी है पुलकित आर्या, चूंकि उसके पिता को पूर्व राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हुआ था और पूर्व राज्य मंत्री थे, उसका धौंस दिखाकर यहाँ पर वो इलीगल एक्टिविटीज किया था। उसका यहाँ पर फैक्ट्री भी है। यहाँ पर जितने भी मजदूर को वो काम करने के लिए रखता था उनको वो सैलरी नहीं देता था। 1 महीने के बाद उन्हें भगा दिया जाता था। राजू, आप बुलडोजर वाली कार्रवाई पर ज्यादा अपडेट दें उससे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा 18 सितंबर की घटना, कब पुलिस में शिकायत दी गई थी और इतने दिन शव बरामद करने में क्यों लगे? परिवार क्या कहता है? देखिए, परिवार का साफ तौर पे कहना है कि जब अंकिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट 18 तारीख को बताई गई और 18 तारीख के बाद उनके पिता यहां पर है, चूंकि यहां पर जो केस दर्ज किया गया था, राजस्व विभाग की तरफ से केस दर्ज किया था और पटवारी ने केस दर्ज किया था और उसके बाद जब अंकिता नहीं मिली, उसके बाद ये केस लक्ष्मण झूला पुलिस को ट्रांसफर किया गया और उन्होंने जांच की और उसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की। हमारे साथ लोकल लोग भी हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि इतना टाइम क्यों लग गया अंकिता भंडारी के शव को तलाश करने में, आरोपियों को गिरफ्तार करने में? इसमें ये था कि जो ये पहले मामला राजस्व पुलिस के पास में था, वहाँ ढील हुई है।
लेकिन तुरंत जैसे ही पुलिस के पास ये मामला गया है, उन लोगों की गिरफ्तारी भी है। और जो एसपी हैं सुयाल जी, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पूरे गांव की तरफ से और पूरे उत्तराखंड की तरफ से। उन्होंने जिस तरफ से त्वरित कार्रवाई की इसके अंदर करी है, वो भी काबिल तारीफ है। आपको लगता है कि जो आरोपी है पुलकित आर्या, उसके पिता नेता हैं, बड़े नेता हैं, और इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई करने में देरी हुई? मुझे अब नहीं लगता, शायद इस कार्रवाई को देखते हुए कि जिस प्रकार से धामी जी ने ये कार्रवाई के आदेश दिए, मुझे लगता है अब इसका असर बहुत कम होगा। और राजू, ये 7वां दिन है पहले होंगे। और अगर हम घटना के दिन से लेकर आज का दिन देखें, 18 तारीख की घटना, 24 तारीख हो रही है, 7वां दिन है ये घटना का जब शव मिला है। कार्रवाई जल्दी तो नहीं हुई। तो लगातार देखिए विशाल, जो कार्रवाई है, जो पुलिसिया कार्रवाई है वो शुरू हुई है, पहले गिरफ्तारी हुई, लेकिन कल जिस तरीके से गांव वालों ने विरोध किया और जब तीनों आरोपियों को पुलिस ले जा रही थी उस समय विरोध हुआ, उसके बाद आश्वासन दिया गया था कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उसी के तहत आज हम देख रहे हैं कल देर रात यहां पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है और पूरा जो रिजॉर्ट था उसे नस्तनाबूद कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक अपराध के खिलाफ जो एक मैसेज, एक संदेश देने की कोशिश जो की गई थी सरकार की तरफ से, वो निश्चित तौर पर यहाँ पर दिखती हुई नजर आ रही है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी कि अंकिता की डेड बॉडी नहीं मिली थी, जिसके लिए लगातार परिवार वाले पुलिस पर दबाव बना रहे थे, प्रेशर है। उसके बाद पूरा जो नहर था, जिस कैनाल में डेड बॉडी को अंकिता को फेंका गया था, वहां पर पानी रोका गया और उसके बाद आज सुबह कुछ देर पहले ही अंकिता की डेड बॉडी बरामद की है, पोस्टमार्टम कराया जाएगा। लेकिन जो आरोप लगाया जा रहा है, जो आरोपियों ने इस बात को कबूल किया, जब अंकिता पिछली अगस्त के महीने में यहां पर नौकरी के लिए आई थी और उसके बाद उस पर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा था कि आप जो भी यहां पर ग्राहक या कस्टमर आते हैं इस रिजॉर्ट में, उनके साथ उनको रहने के लिए किसी तरह का दबाव बनाया जा रहा था। इस बात से वो काफी परेशान थी और यही वजह है कि घटना। ठीक है राजू, मैं आपके पास लौटूंगा। तस्वीर एक बार फिर से जरा देख लेते हैं, समझ लेते हैं। जहां पर यह शव बरामद किया वहीं से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम को भी आप देख रहे हैं, जहां से इस शव को बरामद किया गया वहां की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम ने शव बरामद किया, पुलिस की टीम यहां पर है। पुलिस ने इस बात को स्वीकार किया कि अंकिता के परिवार वाले यहां पर पहुंचे, उन्होंने शव की पहचान की है, यानी कि पुष्टि हो चुकी है कि यह शव जो बरामद किया गया वो अंकिता भंडारी का ही शव है। 18 सितंबर की घटना है, आज 24 सितंबर हो रहा है, यानी कि 7वां दिन है इस घटना का जब इस शव को बरामद किया गया है। यूपी के पूर्व डीजीपी डॉक्टर विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया हैं, कांग्रेस से सुजाता पॉल हमारे साथ हैं और आरएसएस समर्थक राजीव तुली हमारे साथ हैं। सबसे पहले विक्रम सिंह जी, 7वां दिन इस घटना का, शव बरामद हुआ है, इस तरह के जघन्य अपराध, और वहां रहने वाले जो लोग हैं वो कहते हैं कि रिजॉर्ट में इल्लीगल एक्टिविटीज होती थी। वहां रहने वाले जो लोग हैं वो कहते हैं कि क्योंकि पिता रसूखदार हैं इसलिए कार्रवाई में देरी भी हुई। जी नमस्कार, आपका कहना बिल्कुल सही है। अत्यंत जघन्य अपराध और इसमें त्वरित कार्रवाई के बारे में थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा। पहाड़ों के ऊपर पुलिसिंग थोड़ी दूसरी होती है। जो सड़क के किनारे के एरियाज हैं, सड़क के, वो पुलिस के क्षेत्र में आते हैं, बाकी पट्टी पटवारी में। पहले के 4 दिन यह आपराधिक विवेचना पट्टी पटवारी के क्षेत्र में थी, जिनको इस प्रकार के जघन्य हत्याकांड की विवेचना का अनुभव नहीं था। लेकिन जब पुलिस को यह विवेचना मिली, 24 घंटे के अंदर सभी आरोपी गिरफ्तार हो गए। लाश की बरामदगी उसके बाद हुई है। लेकिन संतोष का विषय यह भी है कि न सिर्फ गिरफ्तारी हुई, उनकी पहुंच और रसूख उनके हिफाजत के काम नहीं आई। इसके लिए उत्तराखंड पुलिस बधाई की पात्र है। लेकिन इस तरीके की बातें, जो दूसरा बिंदु आपका है कि इस प्रकार के रिसोर्ट में बच्चियों का यौन शोषण होता है, यह स्थिति अत्यंत आपत्तिजनक है। केवल इस रिसोर्ट की नहीं, और जो रसूख वाले अपने यहाँ रिसोर्ट बनाते हैं बच्चियों का यौन शोषण करने का या उनके ऊपर दबाव डालते हैं, इस चीज के बारे में अलग से आपराधिक अनुसंधान होना चाहिए था। सीसीटीवी की माकूल व्यवस्था होनी चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए, प्रमाण पत्र पुलिस को भी लेना चाहिए। मेरा परामर्श होगा कि हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का यौन शोषण अक्षम्य है और प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेसेस भली भांति सुनिश्चित किया जा रहा है। और अगर इसके बारे में पुलिस डिकॉय कस्टमर देखती है और पाती है, तो न सिर्फ उनका रिसोर्ट का लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, बल्कि इसके बारे में कार्रवाई भी होनी चाहिए, अन्य वैधानिक कार्रवाई। और रसूखदार होना या उस परिवार का राजनीतिक होना कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। अनुराग भदौरिया, आपको भी लगता है कि रसूखदार होने का कोई लाभ मिलने वाला नहीं है? आपको लगता है कि 7वें दिन जो ये कार्रवाई हो रही है, देर हो गई कार्रवाई में? देखिए, जब से जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं इसमें राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, मैं सच में कह रहा हूं, जहां जहां बीजेपी की सरकार है, अगर इस तरह की, ये देखिए बीजेपी के मंत्री के बेटे का आपको रसूख सामने आया। इसी तरह आगरा में
एक विधायक जी हैं बीजेपी के, छोटेलाल वर्मा जी, उनका बेटे के ऊपर भी बलात्कार का केस अभी मुकदमा दर्ज हुआ। इस तरह से बरेली में भी एक बच्ची के साथ इसी तरह से हुआ, 2 लोग उसके घर में घुस गए, उसके बाद उसके साथ अन्याय किया, उसे जिंदा जला दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इनके नेताओं पे आरोप क्यों लग रहे हैं? आखिर इनके वजह साफ नहीं दिखाई पड़ती कि भारतीय जनता पार्टी इन बलात्कारियों को बचाने की बात करती है। अगर आपने 7 दिन पहले ठोक के कार्रवाई कर दी होती बिना ये देखे हुए कि बीजेपी का नेता है, तो शायद आज एक मैसेज जाता। लेकिन आप 7-8 दिन लगा देंगे। एक बच्ची के माँ बाप बेचारे, उनके पास संपन्नता नहीं होती। माँ का बयान में सुन रहा था कि कहाँ जाएंगे, किसको खोजेंगे, हमारे पास इतना कुछ है भी नहीं। और इसी तरह से लखीमपुर में भी जब हुआ था घटना 2 बच्चियों के साथ, तो उसके माँ बाप थाने गए तो भी उनके साथ बदसलूकी हुई। तो मैं जानना चाहता हूँ बीजेपी की सरकार में महिलाओं के साथ अन्याय क्यों? सवाल ये है, सवाल बुलडोजर का नहीं है कि उसका घर गिरा देंगे, मकान गिरा देंगे, गिराइए आप, लेकिन लगातार घटनाएं तो कम नहीं हो रही। इसके मतलब आपकी नीयत में कहीं ना कहीं आपकी नीयत साफ नहीं है, आपकी जो पुलिसिंग सिस्टम वो ठीक नहीं है, आपका कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, महिलाओं पे सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। भाई उसके घटना घटने के बाद आप मकान गिराओ, घर दिलाओ, दुकान गिराओ, उससे क्या मिलेगा उसके माँ बाप को? भाई आपको उसके पहले सुरक्षित करना है ना, उसको जिंदा रहना जरूरी है। ठीक है, लेकिन लगातार आप बड़ी बात कह रहे हैं, ठीक बात कह रहे हैं राजीव तुली। अनुराग भदौरिया कह रहे हैं जब घटना घट गई उसके बाद आप बुलडोजर से मकान गिरा दीजिए, रिजॉर्ट गिरा दीजिए, अब क्या फर्क पड़ता है? बेटी तो चली गई। जी धन्यवाद विशाल जी। मुझे लगता है कि इफेक्टिव पुलिसिंग पर डीजीपी साहब, रिटायर्ड डीजीपी साहब बैठे हैं, वो ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। और ऐसे मुद्दों पर किसी भी प्रकार की कोई राजनीति ना करके, किसी भी प्रकार के दबाव में ना आकर के पुलिस प्रशासन को इस पर एक्शन लेना चाहिए, समुचित एक्शन लेना चाहिए, फास्ट कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए और जल्दी से जल्दी कन्विक्शन होना चाहिए। और ऐसा होना चाहिए कि उसकी पुनरावृत्ति करने की किसी की हिम्मत नहीं पड़े। इस विषय में इस पे ये डिस्कशन करना कि फला राज्य में हो रहा है, फला राज्य में नहीं हो रहा है, तो कुल मिलाकर के इस विषय पर राजनीति किसी को भी किसी नहीं, राजनीति की बात नहीं हो रही। मैं आपसे कह रहा हूं कि वहां रहने वाले लोग रिजॉर्ट में होने वाले अनैतिक कामों को लेकर पहले से आरोप लगाते रहे हैं। अचानक से थोड़ी ना सरकार को पता चल गया कि यहां पर कुछ अनैतिक हो रहा है या फिर अवैध निर्माण हुआ है, रातों रात बुलडोजर चल गया। पता तो पहले से होता है ना। ऐसा थोड़ी है कि स्थानीय लोगों को पता था और सरकार को जानकारी नहीं थी, प्रशासन को जानकारी नहीं थी। नहीं, विशाल जी सुनिए, अगर और जब मैं समुचित जांच की बात कर रहा हूं तो उसके दायरे में ये भी आना चाहिए और प्रत्येक राज्य में आना चाहिए। इफेक्टिव पुलिसिंग कैसे हो सकती है, सीसीटीवी का तंत्र कैसे बन सकता है। अच्छा, जो बाकी घटनाएं अभी अनुराग भदौरिया जी गिनवा रहे थे, या ऐसे ही और मामले बाकी राज्यों में भी रोज आ रहे हैं, एनसीआरबी का डाटा उठा करके आप देखिए, उसमें रोज आ रहे हैं। तो इफेक्टिव पुलिसिंग, इस पे कुल मिलाकर के राजनीतिक हस्तक्षेप और दबाव के बिना पुलिस की कार्रवाई, त्वरित कार्रवाई और न्यायालय के द्वारा उस पर त्वरित अपना निर्णय देना और उसका एग्जीक्यूशन होना। स्पेशल कोर्ट के बाद हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, प्रोसेस लंबा होता जाएगा, नहीं। किसी भी प्रकार के किसी भी राज्य में ये होना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं भी वही कह रहा हूं सुजाता पॉल। घटना घट जाने के बाद त्वरित कार्रवाई, तीनों की गिरफ्तारी, शव बरामद, बुलडोजर कार्रवाई, सब कुछ बिल्कुल अच्छा लगता है सुनने में। लेकिन जो बात अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि जो घटना घटनी थी वो तो घट चुकी, अब बेटी वापस नहीं आएगी। जी मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, क्योंकि बहुत सारी बातें कही गई हैं, तो मैं सत्यता आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। जिस जमीन की बात हो रही है, जहां पे ये रिजॉर्ट चल रहा था वनंतरा, उस रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्या है या उसके पिताजी? उसके पिताजी का नाम है विनोद आर्या, जो निशंक जी की सरकार में माटिकला बोर्ड में उपाध्यक्ष थे, यानी कि दर्जाधारी मंत्री। और आज की तारीख में विनोद आर्या का बड़ा बेटा अंकित आर्या भी जो पिछड़ा वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग, उस आयोग का उपाध्यक्ष है, यानी कि दर्जाधारी मंत्री। तीसरी बात, ये जो जमीन है, ये जमीन दरअसल फार्मेसी के लिए दी गई थी, और फार्मेसी के लिए दी गई थी विनोद आर्या जी को, क्योंकि विनोद आर्या जी अभी भी आरएसएस के बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और वहां पर एक फार्मेसी जो आरएसएस वालों की होती है वो चलाती है। अब इस जमीन पर फार्मेसी की जगह अगर ये रिजॉर्ट बनाया गया तो ये रिजॉर्ट किसका हुआ? पुलकित आर्या का हुआ या उनके पिताजी का?
उनके पिताजी के साथ के ऊपर कोई कार्रवाई होगी? और पिताजी की अगर मैं तस्वीर दिखाऊं, बड़ी बुलडोजर की बातें करी जा रही है ना, इसीलिए बुलडोजर चलाया गया। वहां का सीसीटीवी पूरा सिस्टम ध्वस्त हो रखा है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज की जब लेने के लिए गए पुलिस वाले तो वो उन्हें नहीं मिला। अब ये तस्वीर आप देख लीजिए अच्छी तरह से, ये है मुख्यमंत्री के साथ विनोद आर्या, और इसके अलावा आप देख लीजिए ये है डीजीपी महोदय विनोद आर्या जी के साथ, आज के मौजूदा डीजीपी की ये तस्वीर है। अब आप मुझे बता दीजिए कि क्या उम्मीद कर सकते हैं आप कि इस बच्ची को न्याय मिलेगा? क्योंकि 4 दिन के बाद एफआईआर दर्ज हुई। रेवेन्यू पुलिस अगर उसी वक्त ये मैटर ट्रांसफर कर देती मेन पुलिस को, रेगुलर पुलिस को, तो शायद वो बच्ची बच भी सकती थी, हो सकता है वो जिंदा होती उस समय। मगर जिस तरीके से पुलिस वालों की कार्रवाई पर सवालिया निशान वहां के लोगों ने लगाई, और ये तस्वीरें वायरल है, पिताजी बाहर खड़े हैं पुलिस स्टेशन के, विनोद आर्या अंदर जाते हैं, उनके लिए खास चाय मंगवाई जाती है, पिलाई जाती है और उन्हें बैठाया जाता है। तो क्योंकि जन आक्रोश, विपक्ष का आक्रोश दिख रहा है सड़कों पे, इस वजह से ये कार्रवाई करनी पड़ी है। इसलिए नहीं करी ये कार्रवाई क्योंकि उस बच्ची को न्याय दिलवाना है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला जाना चाहिए, मगर ये दिखाई दे रहा है कि ये पूरा का पूरा आई वॉश है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इतना बवाल हो गया है, इसलिए पुलिस अब कार्रवाई कर रही है। इसलिए किसी को धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है तुली जी, क्योंकि एक परिवार की बच्ची गई है, 19 साल की बच्ची पौड़ी के एक गांव से बाहर निकल के आती है, एक जगह जाके एक नौकरी ढूंढती है, आत्मनिर्भर होने की कोशिश करती है, अपने परिवार के लिए कोशिश करती है कि उन्हें एक अच्छा जीवन दे सके, और उस पर आपके आरएसएस के विनोद आर्या का बेटा उस दबाव डालता है कि वो शारीरिक संबंध बनाए ग्राहकों के साथ, जिसके लिए वो मना करती है। उसका ऑडियो वायरल है, उसके व्हाट्सएप चैट वायरल है, और उस वनंतरा रिजॉर्ट के लोगों ने नहीं खबर दी थी उसके परिवार वालों को। उसका एक मित्र जो जम्मू में रहता है, उसने फोन करके उसके पिता को बताया कि आपकी बेटी का फोन बंद है और वो गायब हो चुकी है। तो सवाल अगर किसी पर उठता है तो इस सरकार पर, ये मंत्री जो जिनको दर्जाधारी ठीक है, आप भी यही कह रही हैं कि घटना घटने के बाद कार्रवाई को लेकर पुलिस की पीठ थपथपाने से कुछ नहीं होगा, ये घटना नहीं होनी चाहिए थी। विक्रम सिंह, आपने जिस बात से शुरुआत की थी वही बात सुजाता जी भी कह रही है, भाई रेवेन्यू पुलिस ने अगर समय रहते इस केस को ट्रांसफर कर दिया होता तो जल्दी कार्रवाई हो सकती थी। वो कह रही है कि आज भी जो जन आक्रोश है उसकी वजह से कार्रवाई हो रही है। वो ये भी आरोप लगा रही है कि सिर्फ आई वॉश है। निसंदेह त्रुटियां हैं। जो पटवारी रेवेन्यू पुलिस ने इस केस को लिया था वो अधिकृत नहीं है इस तरीके के अपराधों की विवेचना करना। लेकिन आप देखें जो आरोपी हैं निहायत शातिर दिमाग के अपराधी हैं, उन्होंने पहले गुमशुदगी लिखाई। गुमशुदगी लिखाने के बाद जब इस प्रकार की जन चर्चा शुरू हुई तो पतारसी सुरगसी के उपरांत गुमशुदगी के तुरंत बाद इन्होंने ट्रांसफर किया। लेकिन ये पहले हो सकता था। अगर आप इसकी विश्लेषण करें, आप इसको एनालाइज करें, आप देखते हैं कि ये जो काम कल हुआ है ये काम 3 दिन पहले भी हो सकता था। लेकिन सारे आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लाश बरामद हो चुकी है, और अगर किसी को लाभ पहुंचा है, सीसीटीवी खल्तमल्त कर दी गई, तो धारा 201 आईपीसी में भी जो सबूत को नष्ट करने के धाराएं हैं उसके ऊपर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। और मैं समझता हूं उसको कर दिया, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा आपत्तिजनक स्थिति है कि सीसीटीवी या अन्य साक्ष्य मिटाना और एक किसी हत्या को कह देना गुमशुदगी, ये तो संलिप्तता डे 1 से शामिल हो जाती है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम खाना लेके जा रहे हैं मृतका के कमरे में, जिस तरीके से वो गए थे और जिस तरीके से उसके यौन शोषण के ये कुंसित ये जो अपराध है, मैं समझता हूं किसी की भी, एक बच्ची गई है जैसा कि सुजाता जी ने कहा, और एक बच्ची और उसके परिवार का पूरे अधिकारों का हनन हुआ है, और इसके लिए जितनी भी ताकत का इस्तेमाल किया जाए वो कम हो। लेकिन क्या आरोपियों का रसूख आड़े आता है? जो बात सुजाता जी कह रही हैं कि आरोपियों का जो रसूख है वो आड़े आ जाता है, पुलिस चाहकर कार्रवाई नहीं कर पाती, ऐसा है क्या? सुजाता जी की दुश्चिंता और जो उनके एप्रहेंशन से बिल्कुल वाजिब हैं, क्योंकि हमने ये देखा है जैसे होंगे नेत्र वैसा होता है दर्शन। वर्तमान में पिछले 24 घंटे के जो घटनाक्रम है उसमें ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिल रहा है। लेकिन एक विद्वान पैनलिस्ट ने जो ये परामर्श दिया था कि इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल करके अगर आप अपनी सफाई देना चाहते हैं तो ये दे दीजिए, 30 दिन के अंदर इनको सजाए मौत मिल जाती है, क्योंकि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। रेयर इसलिए है, न सिर्फ हत्या की बल्कि उसको छुपाने की कोशिश की, साक्ष्य मिटाने की कोशिश की, फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल करके तभी हो गई। ये बुलडोजर का चलना ये आफ्टर थॉट है, ये आफ्टर थॉट है, और आफ्टर थॉट मेन अपराध के ऊपर पर्दा नहीं डाल सकता है।
सुजाता जी की बातों से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, 200% सहमत हूँ। उनकी चिंता, उनका जो अपेक्षाएं हैं लॉ एनफोर्समेंट से, क्योंकि अभी तक देखा यही गया है रसूख वालों के लिए कानून कदाचित अलग है और सामान्य व्यक्ति के लिए कानून अलग है। PMEGP योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।